सबसे पहले अब अपन बात कर लेते हैं कि जो भारत में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था, तो मैंने आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बताया, खिलाफत आंदोलन के बारे में बताया मैंने आपको। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में जो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, उसका प्रमुख कारण क्या रहे थे। कारणों में हम अगर जाने तो देखिए, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में लगभग 10 साल का अंतराल था। तो 10 साल के अंतराल के बाद में ये शुरू क्यों किया गया, ऐसे क्या कारण रहे थे जिस ये करने पड़े हमें, या यूं कहा जाए कि जब असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया था तो हम उसमें सफल नहीं हो पाए थे, जिसके लिए हमने ये आंदोलन शुरू किए थे। फिर इतने लंबे समय के बाद में हमने क्यों शुरू किए, तुरंत ही शुरू क्यों नहीं किए, इसके भी बारे में भी हम अब चर्चा करेंगे। देखिए, जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया, मतलब लास्ट में शुरू किया गया था। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया। तो ये 10 साल का जो अंतराल है, इतना क्यों खींचा गया इसको, जब यह आंदोलन हमने 1922 में चौरी चौरा जो जगह है उसमें जो एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था भीड़ के द्वारा, और भीड़ के ऊपर भी सरकार के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की गई थी। उसके बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। तो गांधी जी इतने लंबे समय के बाद में जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं, तो क्या बीच में यूं कहा जाए कि उनको लग रहा था कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार के विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए? तो ऐसे क्या कारण रहे थे, तो उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि ये जो 10 वर्ष थे, इनमें ऐसे कई कारण रहे थे। गांधी जी इस बात को समझते थे कि देखिए, अगर लगातार हम आंदोलन करते हैं, क्या करते हैं, लगातार आंदोलन करते हैं, तो लोग क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, ऊब जाते हैं। जब ऊब जाते हैं तो लोगों की जो सक्रियता है वो समाप्त हो जाती। अब इसी का ही एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जब 1931 में इस आंदोलन को समाप्त किया गया, मतलब गांधी इरविन समझौता हुआ, तो गांधी जी ने इस समझौते के तहत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। लेकिन द्वितीय जब गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, तो वहां पर गांधी जी और कांग्रेस की नीतियों को स्वीकार नहीं किया गया था। तो गांधी जी लंदन से बिना समझौते के, बिना किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचे या अपने उद्देश्यों को प्राप्त किए बगैर वह वापस दिल्ली आ गया। तो इसी दौरान आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। आप देख रहे हैं कि बड़े नेता जो थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने देखा कि मेरे साथ जो ये समझौता हुआ है वो छल कपट हुआ है, तो इन्होंने 1932 में दोबारा से आंदोलन शुरू किया। क्या किया? शुरू किया। लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया, स्वतः ही समाप्त हो गया। लोगों में नीरसता आ गई और इसके कारण से गांधी जी ने इसको समाप्त घोषित कर दिया गया। देखिए, यहां पर 1932 में तुरंत चालू किया गया, लेकिन यह आंदोलन लोगों की नीरसता के कारण यह समाप्त हो गया। अब यहां आप देख रहे हैं ना कि इतने लंबे समय के बाद में हमने जो चालू किया,
और अगर हम इसी दौरान इसको 1920 जैसे 22 में समाप्त हुआ और इससे 23, 24, 25 में बीच में अगर शुरू कर देते तो शायद हमें यही परिणाम जो यहाँ हमें देखने को मिल रहे थे वो ही हमें यहाँ देखने को मिलते। इस चीज से बखूबी गांधी जी जानते थे। तो गांधी जी एक नीति के तहत चलते थे, संघर्ष, विराम और संघर्ष। गांधी जी ये चीज जानते थे अच्छे से कि भारत के अंदर लोग शिक्षित भी नहीं है, लोगों को इतनी अच्छी राजनीतिक समझ भी नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। अगर हम बात करें कि लोगों को लगातार आंदोलन करना है तो उससे लोगों के अंदर एक भावना पैदा होती है कि हम अब आगे क्या करेंगे, खाएंगे क्या। हमारे लोग जो है शिक्षा के बगैर अगर रहे तो उनकी स्थिति क्या होगी। तो लोग उस आंदोलन से दूरी बना लेंगे। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि एक बार संघर्ष किया, उसके बाद में पीछे हट गए, फिर संघर्ष किया, फिर पीछे हट गए। तो इस तरीके से लोगों में एक जो बीच में जो संघर्ष रुका था, विराम की स्थिति थी, तो लोग जो हैं सरकार की नीतियों को भी देखेंगे, सरकार के कार्यों को भी देखेंगे। तो सरकार के कार्यों और नीतियों के प्रति जो उनके नकारात्मक और सकारात्मक व्यू हैं वो भी निकल के आएंगे। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि अब लोगों की मंशा क्या है। जब हम उनकी मंशा को देख लेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे तो लोग आंदोलन में ज्यादा सक्रियता से भाग लेंगे। यही गांधी जी सोच रहे थे। इसीलिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1930 में। देखिए इसके और क्या क्या कारण रहे थे। एक तो आपने देखा सैद्धांतिक कारण देखा, संघर्ष, विराम, संघर्ष सैद्धांतिक कारण हो गया। दूसरा क्या कारण हो सकता है, 1926 से भारत में जो कृषि उत्पादन है, उत्पादन तो बढ़ा लेकिन दाम कम हो गए, उनके जो मूल्य थे वो कम हो गए। कारण क्या था, अर्थव्यवस्था में मंदी। अर्थव्यवस्था में क्या आ गई थी, मंदी आ गई। अब अर्थव्यवस्था में मंदी आने के कारण से जो कृषि क्षेत्र से जो लगान लिया जाता था सरकार के द्वारा, वह लगान नहीं चुका पा रहे थे। तो लोगों ने मांग की कि सरकार क्या करे, हमारे लिए लगान में छूट प्रदान करे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पा रही थी, सरकार ने ऐसा नहीं किया। इसलिए लोगों ने क्या किया, सरकार के विरोध में नारेबाजी की या आंदोलन की तैयारी कर ली। अगर हम बात करें तो 30 में मंदी आई और मंदी के कारण से जो उत्पादन का मूल्य था वह पूरी तरह से गिर गया और भारत के जो खाद्य वस्तुएं थी या खाद्य सामग्री थी उसका जो निर्यात किया जाना था वो भी क्या हो गया, कम हो गया और उसका भी मूल्य नहीं मिला किसानों को। तो किसानों ने इस तरह से यहाँ पर इस कारण से आंदोलन में भाग लिया। अगर हम बात करें राजनीतिक क्षेत्र की, तो राजनीतिक क्षेत्र में देखिए ये कारण कृषि क्षेत्र में हो गया या किसानों के आंदोलन में भाग लेने के कारण क्या है, वो ये है। फिर इसके बाद में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या कारण रहे हैं। देखिए राजनीतिक क्षेत्र में आपने देखा साइमन कमीशन 1927 में गठित किया गया और ये भारत में 1928 में आया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, भारतीय नहीं था। भारतीयों ने पक्षपात का आरोप लगाया। इसका कारण क्या, साइमन गठित क्यों किया, संवैधानिक विकास, जो अब तक सरकार के द्वारा जो लोकतांत्रिक प्रणाली के विकास के लिए जो संस्थाएं गठित की गई हैं
और जो संविधान हमारे लिए तैयार किए गए हैं उनकी दिशा क्या है, उनका संवैधानिक विकास क्या है, लोकतंत्र कितना प्रभावी रहा है और लोकतंत्र की दिशा क्या रही है। तो इसकी जानकारी के लिए एक औपचारिक एक समिति का गठन किया गया साइमन के नाम से। तो यह संवैधानिक विकास, या यूं कहा जाए कि जो संविधान जो विकास कर रहा था उसको चेकआउट करना था कि भाई कितना विकास हुआ है और कितना बाकी है और क्या करना अभी और बाकी है। तो इन्होंने कहा कि भाई संविधान किसके लिए बनाया जा रहा है, भारतीयों के लिए बनाया जा रहा है। अगर इस संविधान को चेक कौन करेंगे, तो भारतीय करने चाहिए, भारतीयों के अनुसार है कि नहीं है। यह तो जैसे मान ली जाए आप कोई भी कानून जनता के लिए बना रहे हो तो जनता से एक बार पूछोगे ना कि भाई आप लोगों के लिए जो कानून बनाया जा रहा है वो सही है या गलत है। ऐसा तो नहीं है कि जनता से बगैर पूछे आप उसका आकलन कर लें कि ये सही है। जनता से पूछना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम कानून बना रहे हैं। तो भारतीयों से पूछना बहुत जरूरी था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, एक भी इसमें सदस्य नहीं रखा, जबकि कुल सदस्य संख्या इसकी कितनी थी, 7 थी। अब भारतीयों ने इसके ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया, भारतीयों ने गो बैक के नारे भी लगाए कि भाई वापस जाओ। तो लोगों में एक भावना पैदा हुई कि ये विकास चाहते ही नहीं है, क्योंकि ये लीपापोती करके और इसे ही अच्छा बताने का प्रयास करेंगे। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो साइमन का जब विरोध किया तो सरकार ने विरोधियों को, जो सरकार का विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई की। तो लोगों में यहां पर गुस्सा फिर पनप गया। इसके अलावा आप देखेंगे गांधी जी ने एक मांग रखी डोमिनियन स्टेट की, या यूं कहा जाए गांधी जी के नेतृत्व में एक सर्वदलीय सम्मेलन, या नेहरू जी के नेतृत्व में, उस समय गांधी जी भी बहुत लोकप्रिय नेता थे, तो इन सभी के सलाह मशवरे से एक साइमन कमीशन के विरोध में एक समिति का गठन किया गया जो भारतीय संविधान के मूल रूप को तैयार करने वाली थी। तो इन्होंने एक डोमिनियन स्टेट का विकल्प सुझाया कि हमें डोमिनियन स्टेट दिया जाए। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि सरकार के जो कार्य हैं वो स्थानीय लोगों के द्वारा किए जाएं और अंतिम जो निर्णय है वो उसी संस्था के पास रहे जो पहले से चले आ रहे हैं, जैसे अंग्रेजों के पास। तो डोमिनियन स्टेट का हमने विकल्प सुझाया कि भाई हमें डोमिनियन स्टेट दिया जाए। लेकिन जब वहां पर लॉर्ड इरविन था, उन्होंने इसके लिए आगे के लिए कह दिया कि भाई देखिए आप लोगों को हम आगे दे सकते हैं, अभी नहीं दे सकते। तो लोगों ने शंका जाहिर की कि पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। तो इस बात को लेकर के भी लोगों में एक शंका थी कि सरकार देना चाहेगी कि नहीं देना चाहेगी। फिर दूसरी चीज थी कि जब इन नेहरू प्रस्ताव या रिपोर्ट पेश की गई तो इस रिपोर्ट को अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार जब किया गया तो भारतीयों ने कहा कि भाई अब देखिए हम डोमिनियन स्टेट से काम नहीं चलाएंगे, क्योंकि डोमिनियन स्टेट के ऊपर भी लोगों में विरोध था, मतभेद थे। सुभाष चंद्र जैसे जो नेता थे, नेहरू जी जैसे नेता थे, या यूं कहे ये तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में रिपोर्ट तैयार की गई थी। जो जवाहरलाल नेहरू थे, लाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये जो बड़े बड़े नेता थे, इन्होंने कहा कि भाई हम डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते, हम तो पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पूर्ण स्वराज चाहते हैं। हम डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते कि अंग्रेजों को हम पूर्णतः भारत से भगाना चाहते हैं, पूर्णतः आजादी चाहते हैं उनकी नीतियों से या उनसे भी। तो अब यहां देखिए 26 जनवरी
1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया। अब यहां एक चीज देखिए, यहां पर स्वराज दिवस मना लिया है, लेकिन अंग्रेज इसके पक्ष में नहीं थे। जब अंग्रेजों ने पूर्ण स्वराज्य देने से मना कर दिया, लोग भारत में मना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि हम कोशिश कर रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल इग्नोर कर रही है, मना कर रही है। तो ऐसी स्थिति आ गई कि अब क्या किया जाए, हम करें तो करें क्या। तो गांधी जी ने कहा कि भाई देखिए, आप इसको नहीं मान रहे हो, चलो हम सहन कर लेंगे, इसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हो, हम सहन कर लेंगे, लेकिन आप मेरी 11 सूत्री मांगों को स्वीकार कर लीजिए। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग दी, भाई मेरी 11 सूत्री मांगों को आप स्वीकार कर लें, नहीं तो मैं क्या करूंगा, आंदोलन करूंगा। गांधी जी ने ये कह दिया। तो इनको टाइम दिया गया अब मार्च तक का, 11 मार्च तक का अंग्रेजों को टाइम दिया गया कि भाई आप 11 मार्च तक स्वीकार कर सकते हैं। अगर 11 मार्च तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तो 12 मार्च को मैं एक नया सत्याग्रह शुरू करूंगा। और उस सत्याग्रह का क्या नाम था, इन्होंने दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो है, जब उन्होंने अस्वीकार कर दिया, तो यहां से साबरमती के आश्रम के पास में है एक जगह, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, दांडी ये बंदरगाह के पास में पड़ता है। तो यहां से 78 व्यक्ति इकट्ठा होकर के 12 मार्च को चलते हैं, और इन्होंने रास्ते में जितने भी गांव थे उन सभी में अपना संबोधन व्यक्त किया, संबोधन दिया। गांधी जी इसमें प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने दांडी तक पहुंचते पहुंचते लगभग 240 किलोमीटर रास्ता तय किया। इसमें लगभग 24 दिन लगे। अब आप यहां 24 दिन, अगर 12 मार्च से आप देखेंगे 24 दिन, तो 6 अप्रैल को ये कहां पर पहुंचे, दांडी पहुंचे। यहां पर इन्होंने नमक कानून तोड़ा। कौन सा कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा। अब यहां एक चीज देखिए, एक छोटी सी चीज, नमक को ही क्यों तोड़ा भाई। अगर अवज्ञा करनी थी तो सरकार की और नीतियों का करते, एक नमक को ही क्यों तोड़ा। इसका एक कारण है नमक को ही तोड़ने का। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नमक को ही क्यों तोड़ा, नमक कानून को ही क्यों तोड़ा, देखिए नमक कानून को इसलिए तोड़ा क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीजें हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो। ये जो चीज है ना, सबसे जुड़ी हुई चीजें होती है। इसीलिए इसको एक प्रतीक के रूप में कि भाई हमें जो सरकार के द्वारा जो ऐसे कानून बनाए गए हैं जो जनता के हित में नहीं है, आम जन के हित में नहीं है, उन्हें हम तोड़ना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर असहयोग किसका किया था, अंग्रेजों का। अंग्रेजों को असहयोग करने का पीछे क्या कहा था गांधी जी ने, कि आप जो सरकार चला रहे हो वो भारतीयों के सहयोग से चला रहे हो, और जिस दिन भारतीयों ने असहयोग शुरू कर दिया उस दिन आप भाग जाओगे। तो हमें क्या चलाना चाहिए, असहयोग आंदोलन चलाए। लेकिन लोगों ने इसमें ज्यादा सक्रियता से भाग नहीं, कि कुछ लोग अंग्रेजों का साथ देना चाह रहे थे और कुछ लोग साथ नहीं देना चाह रहे थे, तो ये सफल नहीं हो पा रहा था। तो गांधी जी ने सोचा कि भाई क्यों नहीं एक ऐसे आंदोलन को शुरू किया जाए जिसमें अंग्रेजों का विरोध अप्रत्यक्ष रूप से हो। जैसे अंग्रेजों का विरोध कैसे हो, अंग्रेजों को हम अंग्रेजों का डायरेक्ट विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उनकी नीतियों का विरोध करेंगे। जब हम उनकी नीतियों का विरोध करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनका खुद का भी विरोध होगा। तो यहां पर गांधी जी ने क्या किया, उनके बनाए हुए कानूनों का विरोध किया, अवज्ञा की और उल्लंघन किया।
तो यहाँ पर नमक कानून को तोड़ करके इस अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि दांडी मार्च कब निकाला? आप बता सकते हैं 12 मार्च के दिन यह शुरू हुआ और 6 अप्रैल को यह समाप्त हुआ। समझ में आया? तो अब आप यहां देखेंगे कि इसके सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण क्या क्या रहे हैं। तो इनको पॉइंटों पे आप लिख सकते हैं कि पहला कारण आप लिख सकते हैं कि गांधी जी का एक सैद्धांतिक सिद्धांत था जिसके तहत वह संघर्ष विराम संघर्ष की नीति को फॉलो करते थे, तो इसलिए उन्होंने 10 साल बाद में यह शुरू किया। फिर उसके बाद में आप लिख सकते हैं कि 1926 में जो कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा था उसके मूल्य में गिरावट आई, लोगों को लगान चुकाने में मुश्किलें पैदा हुई। फिर इसके बाद में 1930 तक आते आते आर्थिक मंदी आ गई, जिसके कारण से आर्थिक या यूं कहा जाए कि जो कृषि जो क्षेत्र है उसमें अर्थव्यवस्था पूर्णतः कोलैप्स कर गई। अब इसका जो प्रभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में आप सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही कृषि पर निर्भर हैं लोग, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है या यूं कहा जाए कि ग्रामीण लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद में आप देखेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में साइमन कमीशन आया जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो भारतीयों को चुनौती दी गई कि आप संविधान को तैयार कीजिए। तो जब संविधान भारतीयों के द्वारा तैयार किया गया तो उसे स्वीकार नहीं किया गया। दूसरे हम डोमिनियन स्टेट की बात करेंगे कि जब डोमिनियन स्टेट हम लाना चाह रहे थे उसे भी स्वीकार नहीं किया, तो हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग शुरू कर दी। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि गांधी जी ने चेतावनी दी कि हमें मेरी 11 सूत्री मांगों को स्वीकार किया जाए, अन्यथा मैं एक आंदोलन खड़ा करूं, तो उनके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया। तो इस तरीके से इन सब कारणों को देखते हुए हम ये ध्यान देंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में क्यों शुरू किया गया था, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया। तो आज हम कारण देख रहे हैं, कल के टॉपिक में हम देखेंगे कि गांधी जी ने किस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।